तो इफ यू रिमेम्बर इन द लास्ट सेशन हमने TIR स्टार्ट किया था। व्हाट इज TIR? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो द कॉन्सेप्ट वाज, हमारे पास एक लेट अस से एक मीडियम है विच इज डेंसर मीडियम, और हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, सम सोर्स ऑफ लाइट मे बी एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कहाँ है? डेंसर मीडियम में, राइट? द ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जो रेज इमिट होंगे, दोज रेज विल गो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट था? हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके जस्ट अ मिनट। तो ठीक है, एनीवेज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, विल ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट हियर अगेन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दिया था मैंने O। यहाँ से रे जाएंगे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में। तो रे स्ट्रेट भी जाएगा, स्ट्रेट जाना मतलब नॉर्मली इंसिडेंस होना। तो ये जो नॉर्मल इंसिडेंस है, रिमेंबर, खुद लाइट इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, और एंगल भी हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 0। ये कहाँ से आया था? ये आया था स्नेल्स लॉ से। और याद रखना, जो ओरिजिनल मीडियम है, ओरिजिनल मतलब लाइट जहां से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ? डेंसर मीडियम से। जहां से भी स्टार्ट हुआ उसको बोलते हो मीडियम नंबर 1, और जहां गया उसको बोलते हो मीडियम नंबर 2। So according to Snell's law, refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1, एंगल पहले मीडियम में क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, इक्वल टू μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मीडियम 1 इज अ डेंसर मीडियम, इसको मैं लिख दूंगा μm। याद है क्या? मीडियम 1 को हमने बोला था μm। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, साइन 0 इज 0। μ2 ये बाहर का मीडियम है, जो एयर है उसको मान लो 1। साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r। ये आ गया 0 क्योंकि साइन 0 इज 0। तो 0 इक्वल टू साइन r, तो r इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होना, मतलब लाइट का बेंडिंग होगा क्या? नहीं होगा, लाइट विल गो स्ट्रेट। क्लियर यहाँ तक? देन अगर मैं कोई और रे ऑफ लाइट लेता हूं OB, तो इन दिस केस ये जो रे ऑफ लाइट है OB, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हाई? बिकॉज द लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, बराबर ना? डेंसर टू रेयर। ओके, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से I1। ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस से R1। देन अगर मेरे पास और एक रे ऑफ लाइट है, लेट अस से OC, तो OC जो रे ऑफ लाइट है, इस केस में, इन दिस केस, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 से बड़ा है, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 ये भी R1 से बड़ा होगा। बट ओवरऑल इफ यू सी, OB और OC रे के लिए, क्योंकि लाइट बेंड हुआ अवे फ्रॉम नॉर्मल, जब लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रेज OB एंड OC दे आर रिफ्रैक्टेड विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। करेक्ट? दिख रहा है ना यहाँ पे? OB के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, और OC केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, तो OC केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा है। तो ऐसा करते करते एक स्टेज ऐसा आएगा व्हेन फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। So for some particular value of angle of incidence, angle of refraction is 90, and this angle of incidence is called as critical angle. अब अगर angle of incidence critical से ज्यादा हुआ तो angle of refraction 90 से ज्यादा होगा,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज्यादा होने का मतलब है कि लाइट कभी बाहर जाएगा ही नहीं, द लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, राइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशंस थे, हमने लिखे थे क्या दो कंडीशंस, लास्ट सेशन में हुआ था दो कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। नंबर टू, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुए तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। यहाँ तक क्लियर। अब हमको स्टार्ट करना है विथ क्रिटिकल एंगल। हमको ऑलरेडी पता है क्रिटिकल एंगल क्या है, सिर्फ हमको क्रिटिकल एंगल का इक्वेशन डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। So let us now go through what is critical angle. We will define what is critical angle. We will make a formula for critical angle. तो critical angle मतलब अभी पिक्चर बहुत क्लियर होना चाहिए। The angle of incidence कहाँ पे, inside the denser medium, for which angle of refraction कहाँ पे, in rarer medium is equal to 90 degree is called as critical angle। तो ये एंगल है क्रिटिकल एंगल। अब बुक टू बुक नोटेशन चेंज होता है। सम बुक्स विल राइट डाउन आईसी एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज क्रिटिकल, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। कुछ कुछ बुक में इसको सिर्फ यूज करते हैं सी, कुछ बुक्स में इसको लिखते हैं थीटा सी, राइट, एक ही बात है। तो सी आई सी थीटा सी इज द सेम थिंग। और ये क्या है, 90 डिग्री। ये कौन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दूसरे मीडियम में है, ये पहले मीडियम में है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो कैसे डिफाइन करोगे, देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम for which the angle of refraction in rarer medium is equal to 90 is called as critical angle. The angle of incidence, the angle of incidence inside denser medium, inside denser medium, for which the angle of refraction, the angle of refraction in rarer medium, in rarer medium is 90 degree is known as critical angle, is known as critical angle। यहाँ तक क्लियर। अब हमको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो इक्वेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल फाइंड करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टास्क, सिर्फ स्नेल्स लॉ अप्लाई करो हो गया काम। तो स्नेल्स लॉ क्या है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, व्हाट इज स्नेल्स लॉ, म्यू1 साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। मैं इसको सी के लिए नोट करता हूँ, म्यू1 साइन सी। म्यू1 इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इक्वल टू μ2 साइन ऑफ 90, करेक्ट, क्योंकि साइन आर लिखोगे तो भी वो 90 डिग्री होता है। व्हाट इज साइन 90, 1, करेक्ट। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से, यू विल गेट μ1 साइन सी इक्वल टू μ2, क्लियर। बट अगर सेकेंड मीडियम एयर हुआ, क्योंकि रेयर हुआ मतलब एयर हुआ, so if μ2 is equal to 1, if μ2 equal to 1, then जो मीडियम 1 था उसका क्रिटिकल एंगल कितना है, μ1 साइन सी इक्वल टू क्या था, μ2, लेकिन μ2 क्या हो गया 1, मतलब सेकंड मीडियम क्या है, एयर है, राइट। तो देयरफॉर फ्रॉम हियर यू गेट साइन सी इक्वल टू 1 अपॉन μ1। लेट, क्योंकि दूसरा मीडियम जो है वो तो एयर हो गया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो फिर मैं अभी μ1 को μ1 नहीं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा μ1 इज म्यू बोल दो या फिर म्यू ऑफ मीडियम बोल दो। नोटेशन आर फ्लेक्सिबल, नोटेशन हमारे ऊपर होते हैं कि हमने यूज कैसे करना, राइट। देयरफॉर साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 अपॉन μm। μ1 नहीं लिखना है मुझे, बिकॉज कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल
if I ask you, what is the critical angle for a ray of light traveling from glass to air? ग्लास टू एयर, मीडियम टू कौन है? एयर। एयर का रिफ्लेक्टिव कितना है? 1। तो बचा कौन फिर? ग्लास। ग्लास का कितना होता है? ग्लास का 4/3 होता है, 3/2। 3/2, तो ये म्यू एम कितना है? 3/2। 3/2 तो 2/3, करेक्ट। क्लियर? तो मिल जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो देयरफॉर क्रिटिकल एंगल क्या आएगा यहाँ से? साइन इनवर्स ऑफ 1/1 म्यू एम। ग्लास हुआ तो म्यू एम है 3/2, वाटर हुआ तो है 4/3, राइट। तो आइडिया बहुत सिंपल है। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला चाहिए था, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब समझ में आया तो फॉर्मूला मिल जाएगा। क्रिटिकल एंगल का मतलब इतना ही है कि फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, for what angle of incidence, angle of refraction is 90। तो इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है। स्नेल को अप्लाई कर दो, μ1 sin c इक्वल टू μ2 sin r। r इज 90, तो sin 90 इज 1। μ2 को भी 1 मान लिया, μ2 को भी 1 मान लिया, मतलब क्या? सराउंडिंग क्या है? एयर है। तो μ1 sin c इक्वल टू 1, तो sin c होना अपॉन μ1। μ1 को नोटेशन चेंज कर दो, μm बोल दो, या सिर्फ म्यू बोल दो तो भी चलता है। तो sin c इक्वल टू 1/μm और 1/μ और 1/μ1, राइट। तो c क्रिटिकल एंगल इज sin इनवर्स ऑफ 1/μm। तो अगर मुझे वाटर का चाहिए तो sin इनवर्स ऑफ 3/4, ग्लास का चाहिए sin इनवर्स ऑफ 2/3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ तक क्लियर? तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। यहाँ तक क्लियर? अब the most important thing is applications of total internal reflection। मैंने आपको बताया था कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसके बहुत सारे यूजेस है और बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूजेस है। फॉर एग्जांपल इसका एक यूज है अभी रियल लाइफ में, ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के भरोसे पे ही चल रहा है। ये जो आप देखते हो ना, एयरटेल फाइबर, जियो फाइबर, दिस फाइबर, दैट फाइबर, ये सारे के सारे दे आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो पहला यूज है, फर्स्ट यूज इज इन ऑप्टिकल फाइबर, जिसको आप फाइबर ऑप्टिक भी बोलते हो। तो फर्स्ट यूज इज ऑप्टिकल फाइबर, हम देखेंगे व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर इन डिटेल। दूसरा है प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स? तो पहले तो मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ कि कितने यूजेस है। कम से कम 3 यूजेस हमको डिस्कस करने हैं। नंबर 1 इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में आप इंटरनेट मतलब डेटा आप एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हो विथ वेरी हाई स्पीड्स। इंटरनेट का मतलब डेटा ही हो रहा है, बोलते हैं ना डेटा खत्म हो गया। डेटा खत्म हो गया मतलब यू डू नॉट हैव एक्सेस टू इंटरनेट। तो एक्चुअल मीनिंग इज कि आपको इंफॉर्मेशन भेजना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। व्हेनेवर यू चैट, because I know most of you use Instagram, social media, Facebook, etc., WhatsApp, Telegram, ये वो। तो जब भी आप कुछ भी मैसेज भेजते हो, मे बी यू आर जस्ट सेंडिंग अ हाय, तो ये मैसेज बेसिकली इट इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल यहाँ पे है लाइट, राइट। अगर फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क है तो जो भी मुझे मैसेज भेजना है इट इज कन्वर्टेड टू अ सिग्नल एंड दैट सिग्नल इज लाइट एंड दैट लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ केबल। और ये केबल नॉर्मल टाइप का केबल नहीं है। नॉर्मल केबल क्या होता है? वायर, कॉपर का वायर। कॉपर का वायर मतलब मेटल, मेटल में होता है रेजिस्टेंस। तो आजकल जो हाई स्पीड इंटरनेट यूज करते हो आप, 100 Mbps, 200 Mbps, 1 Gbps, 4 Gbps, ये सारा का सारा इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, मतलब इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम इन डिटेल देखेंगे हाउ ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। फिर हम देखेंगे व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर नॉर्मल फाइबर, नॉर्मल केबल। वायर्ड कनेक्शन जिसको बोलते थे हम लोग, ब्रॉडबैंड, पता नहीं, मे बी यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट, शायद शायद नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन थे। ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे यूज्ड टू वर्क ऑन इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट होगा। नंबर 2 इज प्रिज्म बाइनोक्यूलर्स।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइनोक्यूलर्स? दूरबीन, दूरबीन, दूरबीन यूज किया है ना? आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन जिसने कभी आज तक दूरबीन देखा नहीं। देखा, उसके दो सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, दूरबीन यू कैन सी फॉर अवे ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसका फील्ड ऑफ व्यू रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब आप कितने ज्यादा एंगल में देख सकते हो वो रिस्ट्रिक्टेड है। दूर का तो दिखेगा, लेकिन कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना एंगल कवर हो रहा है, उसको बढ़ाने का एक लिमिट है। क्यों नहीं बढ़ा सकते? वाई? बिकॉज यू सी थ्रू टू ट्यूब्स। दो ट्यूब होते हैं ना उसमें, दूरबीन में, करेक्ट। मुझे अगर व्यू बढ़ाना है, मतलब मुझे अगर ज्यादा एंगल देखना है, जिसको आप वाइड एंगल बोलते हो, होता है ना कैमरा में अभी वाइड एंगल, करेक्ट। अगर आपको वाइड एंगल करना है, एंगल बढ़ाना है, आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है, तो दिक्कत क्या है कि उसमें दो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स थे। आप आपके आंखों से देखते हो, आंखों से देखते हैं ना, राइट? देन इज इट पॉसिबल टू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ योर आई? नो, यू कैन नॉट। तो क्योंकि आपके आंखों का डिस्टेंस फिक्स है, तो बाइनोक्यूलर्स में, दूरबीन में, फील्ड ऑफ व्यू, एंगल भी फिक्स है। आप वाइड एंगल पे जा नहीं सकते। तो वाइड एंगल पे कैसे जाएंगे? वो भी इट इज बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डिफेंस में काम में आता है। डिफेंस मतलब आर्मी पर्सनल, इफ दे यूज, दे कैन हैव अ वाइडर एंगल व्यू, करेक्ट। नंबर 3, तीसरा भी डिफेंस में काम में आता है, देयर समथिंग कॉल्ड एज पेरिस्कोप। सुना है पेरिस्कोप? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच कार्टून्स और हैव सीन कार्टून इन द पास्ट? Oh, good. It's a good thing. Very good. तो वहां पे एक सीरियल था, इफ आई रिमेम्बर, डकटेल्स या कुछ तो था। तो वो पेरिस्कोप के थ्रू ही लुक्स व्हाट इज आउटसाइड द वाटर, सी। अभी दिक्कत क्या है ये पहले समझेंगे, बाद में जाएंगे डिटेल। लुक लुक लुक, ध्यान ध्यान। यहाँ पे फिजिक्स, फिजिक्स इंटरेस्टिंग क्यों है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। क्योंकि अगर सीधी सीधी उंगली से बात नहीं बनती, तो हमारे पास बहुत सारे इनडायरेक्ट मेथड्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या है पहले वो समझ लो। हम एप्लीकेशन पे तो जाएंगे वन बाय वन, लेकिन फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड व्हाई। ध्यान यहाँ पे, गड़बड़ बिल्कुल चलेगा नहीं, इधर ध्यान होना चाहिए। सपोज सपोज वी हैव अ एनिमी शिप विच इज समवेयर ओवर हियर। हमारे पास, हमारा आपको पता है डिफेंस में यू नीड टू नो कि एनिमी का शिप कहाँ पे है, और वो कैसे देखते हो? सबमरीन के थ्रू, राइट। जिसको आप हिंदी में बोलते हैं पनडुब्बी, सबमरीन। व्हाट इज सबमरीन? इनसाइड वाटर। तो वी आर एक्चुअली इनसाइड वाटर। हमारा जो सबमरीन है वो इनसाइड वाटर है, और बाहर एनिमी शिप है। इसको देखना है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यस, मैं यहाँ तक भी देख सकता हूँ, यस, मैं यहाँ तक भी देख सकता हूँ, यस, बट एक पर्टिकुलर एंगल के बाद यू कैन नॉट सी। वाई? क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, तो आपको पानी के अंदर के ऑब्जेक्ट दिख सकते हैं, लेकिन बाहर के नहीं। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट यू कैनॉट सी, नहीं दिखता हमको। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ये दिक्कत क्या है कि ये एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, मतलब इसके बाहर का दिख नहीं सकता। अब ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ कोन। मतलब अगर आप डेंसर मीडियम में हो, अगर आप पानी के अंदर हो, तो आपका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है एक कोन। कोन के बाहर आपको कुछ दिखेगा नहीं, यू कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड दिस कोन। तो जो फिश होता है, एवरी टाइप ऑफ फिश, व्हेल है, जो भी है, शार्क है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन सब के सब जो पानी के अंदर रहते हैं, उन सब का
field of view is a cone. उनकी दुनिया वो कोन ही है, कोन के बाद कुछ दिखता ही नहीं उनको. They cannot see because they are inside denser medium. हमारे लिए हमारा field of view is a hemisphere, है ना. ईस्ट से वेस्ट तक, नॉर्थ से साउथ तक मैं 180 डिग्री देख सकता हूँ. तो वी कैन सी थ्रू हेमिस्फीयर. डेफिनेटली अर्थ के आर पर देख नहीं सकते, वो भी होता तो फिर स्फेरिकल भी होता. करेक्ट. क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, अर्थ के सरफेस पे. अर्थ के सरफेस पे क्या है, एयर है, राइट. तो वी लिव इन रेयर मीडियम, दैट इज व्हाई. बट दोज हु लिव इनसाइड वाटर, all those type of जो भी होगा living beings, they can only see through a cone. cone के बाहर कुछ दिखता नहीं है. That is why आपको पता होगा शार्क जब अटैक करता है तो टारगेट बहुत पास में है तब अटैक होता है. उसको पता ही नहीं होता बाहर टारगेट है, राइट. क्लियर. अब सिमिलर प्रॉब्लम इज फॉर अस. मतलब डिफरेंस सिस्टम में यहाँ पे हमारा सबमरीन था, एनिमी शिप इस कोन के बाहर है तो नहीं दिख सकता. तो कैसे देखोगे, फिर पता तो होना चाहिए ना. नहीं तो एनिमी शिप बहुत पास में आ गया, हो गई गड़बड़. क्योंकि रिमेम्बर, एनिमी शिप के पास भी टेक्नोलॉजी है. एनिमी शिप के पास यहाँ पे एक दूसरा सिस्टम लगा है जिसको आप बोलते हो अल्ट्रासाउंड सिस्टम, सोनार, राइट. और उसको पता लग जाएगा हम कहाँ पे, हमको दिखेगा नहीं. और टाइटैनिक डूबा इसकी वजह से था, बताऊंगा बाद में कभी. वो कैप्टन का ध्यान नहीं था, राइट. तो एनीवेज, तो बिफोर द एनिमी शिप डिटेक्ट्स अस, वी शुड डिटेक्ट एनिमी शिप. तो देख तो नहीं सकते, यू कैनॉट लुक बियॉन्ड दिस फोन. फिर हम एक डिवाइस बनाते हैं जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप. तो वो भी हम देखेंगे डिटेल में, आज ही देखेंगे हाउ डज द पेरिस्कोप वर्क. तो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है TIR के. वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट, व्हिच इज ऑप्टिकल फाइबर. एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. उसमें पहला है ऑप्टिकल फाइबर. तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए, जब आप बोलते हो ऑप्टिकल फाइबर, ये सिंगल वायर, सिंगल ट्यूब, सिंगल फाइबर नहीं है. कभी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास शायद इसका एक यूजलेस पार्ट पड़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर का. जब उसको कट करोगे तो उसके अंदर बहुत सारे फाइन वायर निकलते हैं. तो सिंगल वायर नहीं है. तो इट कंसिस्ट ऑफ कैसे बोलोगे, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ट्यूब्स, ग्लास ट्यूब्स, कॉल्ड एज फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर. अब ऑप्टिकल फाइबर जितने भी ट्यूब्स है, तो द बेसिक आइडिया इज दिस. हमारे पास एक वायर है. वायर मतलब सिर्फ एक एनवेलप है. एनवेलप किसके लिए यूज करते हो, कवर करने के लिए. कवर करते हो ना एनवेलप से, नहीं? यस नो यस. किसी को अगर कुछ देना होता है हमको विदाउट द पीपल नोइंग इट, क्या करते हैं हम, एनवेलप मतलब क्या करते हैं, कवर. तो इस कवर के अंदर बहुत सारे फाइन ट्यूब्स है, बहुत सारे फाइन ट्यूब्स. और ये बना है ग्लास का. किसका बना है, ग्लास का. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, ये मैंने साइड व्यू दिखाया. कौन सा व्यू है ये, साइड व्यू. ये लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है. अगर आप क्रॉस सेक्शन देखोगे, मतलब वायर को कट करके देखोगे, तो सर्कल दिखेगा. सर्कल के अंदर आपको दिखेंगे बहुत सारे ट्यूब्स. देयर आर मेनी ट्यूब्स. ईच डॉट इज अ ट्यूब. हर एक डॉट इज अ ट्यूब. ये ट्यूब है फाइबर, करेक्ट. हमारा फोकस है सिंगल फाइबर पे. तो ऐसे बहुत सारे फाइबर है अंदर, मे बी 10, 15, 20 जो भी होगा, वो 5 भी होंगे. वी आर फोकसिंग ओनली ऑन अ सिंगल ट्यूब, सिंगल फाइबर. तो पहले तो कंस्ट्रक्शन समझ लो. हमारे पास एक फाइबर है, ये ग्लास का ट्यूब होता है. इसका एडवांटेज भी है, एडवांटेज भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में. अब ये जो फाइबर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर. कोर मतलब अंदर का मटेरियल होता है डेंस. तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ अ डेंस, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम नोन एज कोर, विच इज कोटेड बाय, कोटिंग करना मतलब
कोटिंग करना मतलब एक्स्ट्रा लेयर डालना, विच इज कोटेड बाय अनदर अनदर सब्सटेंस। और ये जो कोटिंग है इसको आप बोलते हो क्लैडिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो जो अंदर का सेंट्रल पार्ट है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फाइबर इज नोन एज कोर, और जो ऊपर से कोटिंग किया उसको बोलते हो क्लैडिंग। तो ये कौन है? ये है कोर। दिस इज कोर। थोड़ा सा बड़ा लिखा देता हूँ बिकॉज यू विल नीड दिस टू अंडरस्टैंड हाउ डज ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। तो जो अंदर का मटेरियल है ये कौन है? कोर। और जो बाहर का कवर है, कोटिंग है क्लैडिंग। क्लैडिंग, राइट। नाउ किससे एप्लीकेशन देख रहे हो आप? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या था? लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो टेल मी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा? कोर का कि क्लैडिंग का? ऑप्टिकली डेंसर कौन होना चाहिए? सिग्नल भेजोगे, सिग्नल भेजोगे वायर के थ्रू, करेक्ट। वायर के थ्रू जब सिग्नल भेजना है तो यू शुड मेक श्योर। देखो अभी अच्छे से समझ लेना, मैंने सिग्नल भेजा इन द फॉर्म ऑफ लाइट। डू यू वांट दिस सिग्नल टू गो आउट? नो यू डोंट वांट, ऑब्वियसली, राइट। तो क्या चाहिए हमको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब होना ये चाहिए जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ वॉल पे, वॉल मतलब इंटरफेस, इंटर मतलब बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सरफेस, सरफेस कौन सा? विच इज सेपरेटिंग कोर एंड क्लैडिंग। तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या चाहिए हमको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या था? द लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर। तो कोर क्या होना चाहिए? डेंसर। और क्लैडिंग क्या होना चाहिए? और रेयरर। सिंपल सिंपल। तो ये जो कोर है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये होता है ज्यादा। कितना ज्यादा? ये होता है रफली रफली 1.7। और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है 1.5। मतलब क्लैडिंग इज ऑप्टिकली रेयरर एंड कोर इज ऑप्टिकली डेंसर। तो पहला कंडीशन हो गया सेटिस्फाइड। क्लियर? अब जहां से सिग्नल भेजना है वहां से आप सिग्नल को पहले अंदर भेजोगे। सपोज सपोज मुझे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ से मुंबई तक का डेटा भेजना है। आई वांट टू सेंड सिग्नल फ्रॉम हियर टू मुंबई। तो व्हाट आई विल वांट कि सिग्नल मेरे एंड पे, मेरे एंड पे मतलब जो सेंड कर रहा है, पहले तो सिग्नल को ट्यूब के अंदर भेजना पड़ेगा। वो हम नहीं करते, वो मशीन लगा हुआ है वो करता है। वो राउटर देख रहे हो, वो राउटर करता है। मैं तो बोला कि कहाँ आप सिग्नल भेज रहे हो? सिग्नल है और ट्यूब लूंगा फिर ऐसे भेजूंगा। वी डोंट डू दैट, वी डोंट डू दैट, दैट मशीन इज देयर। तो राउटर उसका काम करेगा, हमको सिर्फ समझना है कि सिग्नल यहाँ से भेजना है। तो पहले तो सिग्नल इज सेंट इनसाइड द ट्यूब फ्रॉम वन एंड, करेक्ट। और ये जो सिग्नल हमने सेंड किया कोर के बाहर, कोर मतलब ऑप्टिकल फाइबर के बाहर कौन है? रेयरर मीडियम है। तो आपको पता है रेयरर मीडियम होने की वजह से लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। तो पहले तो लाइट विल ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। यू नो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो सिग्नल भेजने के लिए मैंने ऐसा भेजा सिग्नल। दिस इज सिग्नल। यहाँ से सिग्नल एंटर कर गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था बिकॉज लाइट इज कमिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये हो गया बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, करेक्ट। देन द लाइट वंस इट एंटर्स द ट्यूब इट फॉल्स on the wall of the fiber. Wall of the fiber मतलब it falls on the boundary which separates core and cladding, right? ये एंगल ऐसा होना चाहिए such that it is greater than critical angle। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
inside the tube at the boundary of core and cladding should be greater than critical angle. ये क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है, वो कैसे पता लगेगा? वो ये एंगल डिसाइड करेगा। ये एंगल को बोलते हो एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल। क्या बोलते हैं? ये आपको जेईई नीट में लगने वाला है, स्टेट बोर्ड में नहीं, तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, सिर्फ पता होना चाहिए। मैंने जैसे अल्फा एंगल चेंज किया तो अंदर का एंगल चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ये अंदर का एंगल कौन डिसाइड करेगा? ये एंगल। ज्योमेट्री पता होगा तो सब समझ में आएगा। लुक एट द ज्योमेट्री, लुक एट द ज्योमेट्री पार्ट ऑफ दिस। वेट, आपको पता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। वेरी गुड। अगर ये पता है तो थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये तो पक्का हो गया कि ये एंगल कितना है? 90। फिक्स फिक्स। अब ये एंगल क्रिटिकल एंगल है या नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर, ये एंगल। पर ये एंगल डिसाइड कौन करेगा? बाहर का एंगल। तो बाहर का एंगल चेंज करना मतलब ये एंगल चेंज होना, ये एंगल चेंज होना मतलब अंदर का इंसिडेंट एंगल चेंज होना। तो हम जब सिग्नल भेजते हैं तो वी मेक श्योर कि जब लाइट ट्यूब में एंटर कर रहा है, इट इज सच दैट कि अंदर एंगल बनेगा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर है अंदर? अब अगर क्रिटिकल एंगल है तो लाइट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। बट डू यू रिमेंबर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पार्ट नंबर 2? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो पार्ट्स थे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम। ये जो लाइट है ये कहाँ था? कोर में। रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गया? कोर में। तो जो एंगल ये है वही एंगल ये है। क्लियर यहाँ तक? पक्का? जो एंगल ये है वही एंगल ये है, अल्टरनेट एंगल। जो एंगल ये आएगा वही एंगल यहाँ पे आएगा। ऐसा करते करते व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बार, सिर्फ एक बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो हर बार ज्यादा है वो, एवरी टाइम इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। तो हर बार लाइट क्या होगा? टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट। तो ईच रिफ्लेक्शन विल बी सच दैट द रे ऑफ लाइट इज गेटिंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। ऐसा करते करते हम, जब तक हमको सिग्नल को बाहर निकालना नहीं है तब तक हम ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहेंगे। जैसे ही हमको सिग्नल को बाहर निकालना होगा, हम ट्यूब को ऐसा कट करते हैं कि अब अगला इंसिडेंट होगा नहीं। कोर और क्लैडिंग के बाउंड्री पे अब लाइट फॉल होगा ही नहीं। जब फॉल होगा ही नहीं तो क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा। करेक्ट? तो ऐसा एक एंड से दूसरे एंड तक मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते रहते हैं और सारे के सारे रिफ्लेक्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज हाउ एन ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। यहाँ तक क्लियर? क्लियर? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फाइन ट्यूब्स, राइट? ईच ट्यूब इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल फाइबर. Each optical fiber consists of a central part which is optically denser called as core. The refractive index of core is around 1.7. This core is coated with another material which is optically rarer, which is called as cladding. The refractive index of cladding is roughly 1.5. Correct? Signal is sent inside the optical fiber from one end, then it falls on the boundary separating core and cladding such that the angle of incidence is greater than critical angle. If the angle of incidence inside the tube is greater than critical angle, then the light will be totally internally reflected. This total internal reflection takes place multiple times. So बार बार ये again and again it will be totally internally reflected, right? जब तक हमको नहीं बाहर निकालना सिग्नल को तब तक हम एडजस्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो अभी इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। डजंट मैटर, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स। और रिमेंबर, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप एज इट इज जो नोट्स में दिया है वही लिखोगे, क्योंकि even I cannot reproduce the same every time.
सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। जब मैंने नोट्स बनाए होंगे मे बी तब मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो मे बी आई हैव रिटन इट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, सिक्वेंशियली। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मेरा स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा अलग भी हो सकता है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कॉन्सेप्चुअली करेक्ट होना चाहिए। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ, सबसे पहले कोई भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑप्टिकल फाइबर। क्या है ऑप्टिकल फाइबर? इट कंसिस्ट ऑफ large number of very fine tubes, right? So it consists of very fine glass tubes basically, तो glass होता है अंदर। it consists of it consists of large number of very fine glass tubes, right? Known as fiber. Optical fiber या fiber एक ही बात है, right? Are clear? Then क्या एक्सप्लेन करोगे? Each fiber consists of a central part which is optically denser, known as core. Each fiber consists of a central part which is optically denser, known as core. The refractive index of core is around 1.7. The refractive index of core is around 1.7. The core is coated with optically rarer medium known as cladding. The core, मतलब central part, is coated with an optically rarer medium, known as cladding. Right? The refractive index of cladding is around 1.5. The refractive index of cladding is around 1.5. कितना? 1.5. अभी एक सेंटेंस में बढ़ा के लिख दो, thus core is optically denser and cladding is optically rarer. ठीक है, वो पता लग गया, हमने पहले ही मेंशन कर दिया। Then उसके बाद light in the form of signal, of course, enters from one end of the tube. Light in the form of signal, जिसको आप डेटा बोलते हो, नॉर्मल लैंग्वेज में डेटा बोलते हो इसको, in the form of signal enters from one end of the tube. बराबर? बड़बड़ बंद करो, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दो। From one end of the tube. उसके बाद एक बार ट्यूब के अंदर गया, light falls on the wall of the fiber. Wall मतलब boundary है, which is separating denser medium and rarer medium. It then falls on the wall of the fiber. Now if angle of incidence inside the fiber is greater than critical angle, then
देन द लाइट सफर्स, क्या होगा लाइट के साथ? देन द लाइट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? And after multiple total internal reflections, the light reaches the other end. Other end मतलब कौन? Receiver's end, right? So light suffers multiple total internal reflection inside the tube. Light suffers multiple, क्योंकि हर बार मैंने वो भी लिखा है, each time it falls on the wall of फाइबर इट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, एक ही बात है, ईच टाइम मतलब मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा। हमने अभी देखा डायग्राम, अंदर के अंदर रिफ्लेक्शन चल रहा है मल्टीपल टाइम। तो लाइट सफर्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द फाइबर, इनसाइड द फाइबर। यहाँ तक क्लियर, राइट? तो अब दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब हाई स्पीड क्यों हुआ वो भी समझ लो, वो नोट्स में नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज। देखो ऐसा है, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ नॉर्मल वायर। पहले क्या होता था, पहले मेटल कंडक्टर्स के थ्रू, जैसे कॉपर वायर के थ्रू सिग्नल भेजे जाते थे, मतलब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपको पता है कि जहां जहां करंट है वहां पे क्या है? रेजिस्टेंस है। सुना है ना नाम? नाम तो सुना ही होगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है? यू नो व्हाट हैपेंस? यू नो, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेचारा यहाँ से वहां जाना चाहता है, राइट? बेचारा सिग्नल लेके जा रहा है। हाँ, ये पुराने जमाने के मूवी जैसे कबूतर जा जा जा, ये एक कबूतर है जो सिग्नल लेके जा रहा है, करेक्ट? करेक्ट। और यहाँ पे ये आयोन्स, दे आर वाइब्रेटिंग। अब ये वाइब्रेट क्यों हो गया और ये आयोन्स क्यों बोला मैंने? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोन? अभी एक बार दिमाग में आपके सिस्टम में फिक्स कर लो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में है। अब जब मेटल्स की बात करते हो तो मेटल के लास्ट शेल में, जिसको आप वैलेंस शेल बोलते हो, मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है? एक या दो या तीन। मतलब मेटल्स के लास्ट ऑर्बिट में या एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो, या ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव। तो फोर्थ कौन सा है? अट्रैक्टिव। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स बहुत दूर थे, तो फोर्स क्या हो गया? कम। तो मेटल्स के केस में लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो इजीली फ्री होते हैं मतलब वो एटम को छोड़ के चले जाते हैं, करेक्ट? राइट? अभी आपको गुस्सा आया तो आप घर छोड़ के चले गए, जाओगे कहाँ? इस सिटी में ही रहना है, बराबर ना? यहाँ वहाँ घूमोगे। तो इलेक्ट्रॉन का भी वही हाल हुआ, राइट? नाउ द आइडिया इज, मैंने पहले बोला कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन गया, अब एटम के पास ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। फिर उसको बोलोगे पॉजिटिव आयन, राइट? तो ये पॉजिटिव आयन्स, ये भी कंडक्टर का ही पार्ट है। इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टर के ही पार्ट है, कंडक्टर के अंदर ही है सब। और वायर हम यूज कहाँ करते हैं? क्लासरूम में यूज करते हैं, घर पे यूज करते हैं, कार में यूज करते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे यूज करते हैं। व्हाट इज सराउंडिंग टेम्परेचर? रफली रफली 27। तो रूम टेम्परेचर पे इनफैक्ट 0 डिग्री पे भी सराउंडिंग में कम से कम इतना हीट तो होता ही है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। इलेक्ट्रॉन फ्री है, और हीट का सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, हीट तो आयन भी लेगा। आयन क्या है? हेवी है। क्यों हेवी है? आयन के पास क्या क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दे आर वेरी हेवी। तो इलेक्ट्रॉन तो अकेला है, वो उसकी मर्जी वो वहां जाएगा, लेकिन इसके साथ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये हेवी होने की वजह से ये कैन नॉट गो। तो ये क्या करता है? वाइब्रेट होता रहता है। तो जब ये वाइब्रेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को जाना है सिग्नल लेके, तो कोलिजन होगा। कोलिजन होना मतलब अपोजिशन होना। अपोजिशन को क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस।
और याद रखना कोलिजन लीड्स टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लीड्स टू हीट। तो हीट जनरेट हो गया, हीट जनरेट होना मतलब एनर्जी का लॉस होना, क्या होना, लॉस होना। दैट इज वाई जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सबसे पहले उसी रीजन में सप्लाई करते हैं, क्योंकि जितना दूर तुम भेजोगे उतना ज्यादा लॉस ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। क्यों, यहाँ पे कोलिजन हुआ, ये आगे गया, वापस कोलिजन हुआ, फिर आगे गया, वापस कोलिजन हुआ, फिर आगे गया, वापस कोलिजन हुआ। तो जितना लेंथ ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही लॉस ज्यादा होगा। राइट, करेक्ट। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में बहुत दिक्कत है हमें, एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक। सिग्नल मैंने भेजा, वहां तक पूरा सिग्नल पहुंचा नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी हो गया। होता है, कभी कभी होता था पहले, पहले, अभी तो नहीं होगा। जब आप इंटरनेट से कॉल करते थे तो आप बोल कुछ रहे हो, वहां पे आधे वर्ड गायब हो गए, लॉस ऑफ सिग्नल। ऊपर से गर्मी में तो और भी प्रॉब्लम है, बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमारे यहाँ पे टेम्परेचर 45 46 जाते हैं, 47 भी जाता है। तो ऑलरेडी हीट जनरेट हो रहा है सराउंडिंग में, और ज्यादा हीट है, तो सम टाइम मेटल वायर ही मेल्ट हो जाएगा। तो अब ये प्रॉब्लम इसके साथ तो नहीं है, ये लाइट है, यहाँ पे कोई कोलिजन नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। राइट। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बढ़ाना। राइट, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, जितना स्पीड ज्यादा उतना ज्यादा हीटिंग। करेक्ट। तो सिग्नल फास्ट आप कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे सपोज ये 1.5 दिया है, मैं आस्क यू, बताओ मुझे स्पीड कितना है कोर के अंदर, यू नो व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डू यू रिमेम्बर, C by V, you know what is V, C upon mu, what is C, 3 into 10 raised to 8, what is mu, 1.5, कोर का mu कितना है, 1.7 है, ठीक है, 1.7 है, 1.7 है, ठीक है। 3 upon 1.7 कितना होता है, 1.8 के आसपास आएगा, जो भी आएगा, 1.8 into 10 raised to 8 मीटर पर, you know how much is this, 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना फास्ट जाता है सिग्नल। तो इन रियलिटी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा आपको कि आप एक क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच देखने गए, यू आर वॉचिंग लाइव, एक कॉन्सर्ट सुनने गए, कॉन्सर्ट पता है ना, तो कॉन्सर्ट के लिए गए, आपका दोस्त बेचारा आ नहीं पाया, लेकिन वो घर पे बैठ के लाइव देख रहा है। आप कॉन्सर्ट में स्टेज से 200 मीटर दूर हो और आपका फ्रेंड दूसरे कंट्री में बैठा है, तो कॉन्सर्ट का जो टेलीकास्ट है, लाइव टेलीकास्ट, वो जो साउंड है या जो भी है, वो पहले आपको दिखेगा कि उसको दिखेगा, है उसको। क्यों, क्योंकि when the singer sings, those who are present in the live concert, the sound signal reaches your eardrum with a speed of 330 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि साउंड का स्पीड एयर में कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड, 330, ये कितना है, 1.8 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, तो वो पहले सुनेगा, आपको बाद में समझ में आएगा। ओके, गुड। तो लुक, प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि हाई स्पीड सिग्नल भेज नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम थे, हीटिंग इफेक्ट है, वायर कट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्पीड कम है। यहाँ पे तो कोई इशू ही नहीं है, नो इशू एट ऑल। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर। क्लियर, तो इतना एक्सप्लेन करना है सिर्फ। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब्स, each fiber consists of a central part known as core, which has a refractive index of around 1.7. This core is coated with optically rarer medium known as cladding. Refractive index of cladding is 1.5. Light enters tube from one end and it falls on the wall of the fiber. If the angle of incidence inside the fiber is greater than critical angle, then the light suffers total internal reflection. Right? Then the light suffers multiple total internal reflection unless the signal is taken out from the other end. Now that's clear. अब
अब हमको देखना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मैंने एक तो बता ही दिया आपको, लॉस ऑफ एक नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज नहीं है, बहुत सारे हैं। तो लेट अस लुक एट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ओवर 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 अदर टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा। द एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले आई मीन थोड़ा से आप अनलकी भी हो, लकी तो बहुत हो, थोड़े से अनलकी भी हो, बिकॉज यू आर लिविंग इन एरा जिसमें आपको इतना सारा फ्री डेटा है, इतना हाई स्पीड इंटरनेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एटलीस्ट मैंने ये पूरे ट्रांजिशंस देखे हैं लाइफ के, बिकॉज जब मैं स्कूल में था तब मोबाइल फोन, एंड्रॉयड तो छोड़ दो, मोबाइल फोन ये वर्ड नहीं सुना था क्योंकि था ही नहीं। फिर बाद में आया पैनासोनिक का बहुत बड़ा वाला फोन, और तब लैंडलाइन आया पहले, सबसे पहले तो घर में लैंडलाइन भी नहीं था, बाद में लैंडलाइन आया। तो हमको कॉल करना होता था तो हमको एसटीडी पे जाना पड़ता था। एसटीडी मतलब ये एसटीडी नहीं, पोस्ट ऑफिस का एसटीडी में जाना पड़ता था टू मेक अ कॉल। वहाँ पे नंबर होते थे, लाइन रुकना पड़ेगा, फिर वो डायल करेंगे, फिर जिस सिटी में बात करनी है फिर वो आएगा, फिर वो उठाएगा। 1 घंटा हमारा गया। फिर आए लैंडलाइंस। लैंडलाइंस लैंडलाइंस दे बेसिकली यूज केबल कनेक्शन, वायर्ड कनेक्शन था वो। फिर आया पैनासोनिक का सबसे पहला फोन, आई थिंक मोटोरोला ने लॉन्च किया था सबसे पहला, बट देन पैनासोनिक इमीडिएटली उसने भी बना लिया। बड़ा सा फोन था, बल्कि वेरी हेवी, उसके ऊपर इतना बड़ा एंटीना था, आई कैन टेल यू, इतना बड़ा एंटीना था उसके ऊपर, फोन के ऊपर। और कॉल चार्जेस बहुत कम थे, आउटगोइंग का सिर्फ 20 रुपए, इनकमिंग सिर्फ 10 रुपीज दैट टाइम। 20 रुपए 10 रुपए तब बहुत बड़ी बात थी। फिर धीरे धीरे आए छोटे छोटे फोन, फीचर फोन, जो आज कोई यूज नहीं करता है, राइट। नोकिया, नोकिया 3310, मोटोरोला के, इंटरेस्टिंग। उसके बाद आए रिलायंस, नॉट जियो, रिलायंस का भाई, दूसरा वाला रिलायंस। तो उसने लॉन्च किया एक ब्लू लाइट कलर का फोन, स्क्रीन का कलर ब्लू था, तो बहुत फैंसी लगता था, जिसके पास वो फोन है सपोज टू बी रिच। उसमें सिर्फ दो ही फीचर थे, कॉलिंग एंड एसएमएस, बाकी कुछ नहीं, राइट। गेम्स एक दो थे, बाकी सब कुछ नहीं था उसके अंदर, राइट। उसका भी बहुत महंगा था कनेक्शन, 450 रुपये महीना भरना है आपको, बात करनी है तो। मैंने वो भी यूज किया है। उसके बाद आए उसके बाद आए नॉर्मल फीचर फोन बाकी कंपनी के। फिर उसके बाद धीरे धीरे आया नोकिया का स्मार्टफोन, सिम्बियन बेस्ड, एंड्रॉइड तो तब था नहीं। 6600, बड़ा सा गोल्ड सा डब्बा था वो, राइट। तब 2G सिग्नल से, 5G की बात नहीं थी, सिग्नल पर वेरी पुअर। पर हमको लगता था कि कुछ तो है, नहीं होने से तो, तभी तो हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि इतना हाई स्पीड डेटा भी होगा कभी। साइबर कैफे में भी जाओगे तो तब एक्सट्रीमली स्लो इंटरनेट, मे बी यू वेस्ट 1 आवर सिटिंग देयर, डू नथिंग, क्योंकि चल ही नहीं रहा है नेट, करेक्ट। देन उसके बाद आया 3G टेक्नोलॉजी, फिर आया 4G टेक्नोलॉजी, फिर एंड्रॉयड फोन आए। ये सारा ट्रांजिशन आई हैव सीन। तो डेफिनेटली जिसने हर एक स्पीड कंपेयर करके देखा है, आई विल से यू आर लकी, बट यू आर ऑल्सो अनलकी, क्योंकि ये सारे तब सिर्फ मोबाइल फोन की बात नहीं है, जो टीवी पे आप कनेक्शन लेते हो ना, तब केबल ऑपरेटर्स थे। केबल ऑपरेटर 300-400 का महीना भरोगे तो कुछ 20-25 चैनल दिखेंगे, 25 30 40 50, फिर बाद में 50 फ्री वाले, राइट। ऐसा करके कुछ 70-80 चैनल्स का टीवी भी वैसा था कि आपके टीवी में 99 चैनल्स के ऊपर आप देख नहीं सकते। आपको 100 देखना है तो एक उड़ाओ, राइट। सोनी टीवी देखना है तो जी टीवी उड़ाओ। तो वैसा सब सिस्टम था तब, राइट। वो सब सिस्टम के थ्रू गए हैं। अभी अभी ऐसा है, यू हैव एंड्रॉइड टीवी, राइट। अभी ये ऑप्टिकल फाइबर वो 99 चैनल दिखाता था हमको। ऑप्टिकल फाइबर 90,000 चैनल एक टाइम पे दिखाता है, 90,000। तो इट इज अ ब्रॉड बैंडविड्थ। तो सबसे पहला एडवांटेज है ब्रॉड बैंडविड्थ। तो फॉर टीवी सिग्नल्स,
एक ही साथ, हाँ एक टाइम पे बोल रहा हूँ मैं। अब आप बोलोगे एक साथ में सारे चैनल कैसे आए? देखो ऐसा है, ये जो लाइट आप भेज रहे हो अंदर, ये एक वेवलेंथ है, सिंगल वेवलेंथ। आपने वेवलेंथ चेंज कर दिया, दूसरा सिग्नल बन गया। वेवलेंथ चेंज कर दिया, तीसरा सिग्नल बन गया। वेवलेंथ चेंज कर दिया, चौथा सिग्नल बन गया। तो एट द सेम टाइम 90,000 चैनल्स को एक्सेस मिल सकता है। उसमें तो शायद वर्ल्ड में चैनल्स भी नहीं होंगे। तो एनीवेज, तो पहला है फॉर टीवी सिग्नल्स अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी अप टू 90,000 चैनल्स, 90,000 सिग्नल्स। ओके, तो पहला एडवांटेज ब्रॉड बैंडविड्थ है इसका। ब्रॉड बैंडविड्थ, बैंड मतलब क्या? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को बोलते हो बैंड, राइट। ब्रॉड मतलब बहुत सारे वेवलेंथ्स, राइट। तो फॉर टीवी सिग्नल्स अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर, ये इंपॉर्टेंट है, अ सिंगल ऑप्टिकल फाइबर कैन कैरी up to 90,000 signals, 90,000 channels. Each channel is one signal, basically, one wavelength, right? Good high definition. You see high definition, you see 4K videos now, देख सकते हो। हमारे टाइम तो शक्तिमान देखने के लिए भी 10 बार जाके डिश टीवी भी नहीं था, तब एंटेना था, और तब जाके एंटेना सेट करना पड़ता था। और वो टीम वर्क था, क्योंकि एक को नीचे खड़ा करना है। देख सिग्नल आ गया प्रॉपर। अभी ऐसा कुछ नहीं है, यू आर लकी एज आई एम टेलिंग यू। नंबर 2, लो लॉस। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट नहीं है। तो नंबर 2, लो एटेन्यूएशन लॉस, द लॉस इज लोअर देन, वो वैल्यू छोड़ दो, द लॉस इज वेरी लो, ऐसा बोल सकते हो। द लॉस ऑफ सिग्नल इज वेरी लो। ऑलमोस्ट नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी किया, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक भेजा, और के एक एंड से दूसरे एंड तक भेजा, तभी भी नॉर्मली कुछ लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस, तो वेरी लो लॉस। तीसरा है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। अब ऐसा है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं हो रहा, हुआ कि करंट यूज। पर पहले क्या था कि आप करंट से तो सिग्नल भेजते थे, तो करंट से तो सिग्नल भेजोगे तो यू नीड टू हैव प्रॉपर ग्राउंडिंग, राइट, नहीं तो करंट लगेगा। होता था ये, आपका जो एंटेना से वायर आया है, वो वायर भी बहुत बार आपको पिन चेंज करना पड़ता था। उसके पीछे पिन होता था, बड़ा सा पिन, जैसे मोबाइल चार्जर का पिन होता है, वैसे टीवी के पीछे पिन अभी भी होता है ना। ऑडियो वीडियो का जैक होता है, शायद होगा यहाँ पे बैक साइड पे है। ऑडियो वीडियो के जैक होते थे, वो जैक नहीं देता, तब पिन सिस्टम था। और घर में अगर पुराना टीवी पड़ा होगा तो देख लेना, बैक साइड पे पिन दिखेगा आपको। तो वहां पे अगर प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं है तो करंट भी लगेगा समटाइम। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर मतलब यहाँ पे ग्राउंडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करंट लगने का कोई झंझट ही नहीं। करंट ही नहीं तो लगेगा कहाँ से? यू हैव सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। देन फोर्थ एडवांटेज, और फोर्थ एडवांटेज, थेफ्ट प्रिवेंशन। ओ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कोई चोरी करने आता नहीं। नहीं, इट इज नॉट अ जोक। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, यहाँ से पास में अराउंड 60 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यू नो देर इज सबसे बड़ा विंड मिल था महाराष्ट्र का, साकरी के पास में, निजामपुर। आई डोंट, जैतानी नाम है उस प्लेस का एक्चुअली। यू नो वहाँ पे सुजलॉन कंपनी का, विच इज अ डच कंपनी बाय द वे, उसका सबसे बड़ा विंड मिल था। प्रपोज्ड विंड मिल था वो सबसे बड़ा पूरे इंडिया का। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो उसमें तो ऑप्टिकल फाइबर चलेगा नहीं, उसमें तो आपको कंडक्टर ही चाहिए। दे यूज कॉपर वायर, और कॉपर आता है महंगा। तो इतनी बार चोरी भी उनके यहाँ पे वायर लेके जाते थे निकाल के। हाँ, ये हुआ है, वायर निकाल के लेके जाते थे लोग। अब
पहले जो डेटा ट्रांसमिशन था उस केस में भी कॉपर यूज होता, तो लोग कॉपर का वायर निकाल के चले गए। अभी ऑप्टिकल फाइबर निकाल के करेंगे भी क्या, उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। नो वन विल गिव यू एनी डैम, कोई 1 रुपया भी देगा नहीं। तो दैट इज व्हाई देयर इज थेफ्ट प्रिवेंशन। थेफ्ट प्रिवेंशन क्यों हुआ? बिकॉज इट डज नॉट यूज एनी कंडक्टर लाइक कॉपर, राइट? So optical fiber does not contain, optical fiber does not contain, does not have copper, metals like copper, क्योंकि कॉपर महंगा आता है। those who don't know, copper is little expensive। जिनके घर में एसी है, you must know कि एसी का अगर आपको एसी शिफ्ट करना है तो वो एक्स्ट्रा कॉपर वायर डालना पड़ता है हमको। दैट इज अराउंड 250 रुपीज पर रनिंग स्क्वायर फीट, तो बहुत महंगा है वो। एनीवेज, साइंस में हो तो सिर्फ बुक का नॉलेज नहीं, एक्स्ट्रा लगेगा। यू नीड टू नो, नहीं तो समझ में नहीं आता क्यों पढ़ रहा है, ऑप्टिकल फाइबर क्यों पढ़ा, क्यों यूज किया, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नंबर 5, सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया जब हाई स्पीड सिग्नल आप वायर के थ्रू भेजते हो तो हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो वायर मेल्ट हो सकता है। वायर मेल्ट हुआ तो सिग्नल का जो इंफॉर्मेशन था वो गया, राइट? तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी है कि यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होगा मैंने ईमेल तो भेजा पहुंचा ही नहीं, क्योंकि सिग्नल वायर के फॉर्म में था, इलेक्ट्रिक करंट, हीट जनरेट हुआ, वायर मेल्ट डाउन हुआ, वायर ही कट गया बीच में से, या तो मेल्ट हो गया। तो वायर अगर मेल्ट हो गया तो देयर इज लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, क्या है ये? सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। और एक चीज इससे कनेक्टेड हो सकती है, होगी ही, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। यू मस्ट नो, पहले क्या था कि जब आप टेलीफोन से बात करते थे किसी से, लैंडलाइन से, तो बहुत बार क्रॉस कनेक्शन भी होते थे। अभी तो मोबाइल के थ्रू लिटिल बिट, मोबाइल के थ्रू, लेकिन लैंडलाइन में क्रॉस कनेक्शन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था, राइट? और अगर किसी को आपका कॉल इंटरसेप्ट करना है तो उसने वायर लगा दी, वो भी सुन रहा है क्या बोल रहे हैं, राइट? तो फिर सिक्योरिटी कहाँ रहेगी? बहुत बार होता था हमारे घर, मेरे घर में 4 जगह पे लैंडलाइन था, 2 नीचे 2 ऊपर। तो किसका कॉल आया, दोनों ने एक साथ उठा लिया। चल रहा है, होता था ना, वो तो हर घर में ही है, कहानी घर घर की। सम पीपल तो यूज्ड टू डिस्कस सीरियल्स ऑन फोन, तो मुझे बोलना पड़ता था अरे रखो फोन, कोई और भी इम्पोर्टेंट कॉल हो सकता है। एनीवेज, नेक्स्ट इज हाई स्पीड। डेफिनेटली हाई स्पीड तो है ही, हाई ट्रांसमिशन स्पीड। तो एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन है इज एक्सट्रीमली हाई। बाकी डिटेल नोट्स में है, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हाईलाइट कर रहा हूँ। तो द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज एक्सट्रीमली हाई। 1 सेकेंड भी लगता नहीं है यहाँ से किसी और कंट्री तक अगर आपको सिग्नल भेजना है, नॉट इवन अ सेकेंड। आपने जो बोला इन लेस देन 1 सेकेंड, 1 भी ज्यादा बोल दिया, 0.0001 सेकेंड में वहां तक सिग्नल पहुंचेगा और बहुत क्लियरली पहुंचेगा, राइट? और इसकी वजह से जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है, नाउ इट हैज स्टार्टेड, कि घर पे बैठ के काम कर लो, ऑफिस की जरूरत नहीं है आपको। सेकेंड एप्लीकेशन, मैं सेकेंड एप्लीकेशन ब्रीफली डिस्कस करूंगा आज, डिपेंड्स ऑन टाइम, हाउ मच टाइम वी हैव। सिर्फ मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड एप्लीकेशन इज प्रिज्म बाइनोक्यूलर। नो, प्रिज्म बाइनोक्यूलर का मतलब क्या है? तो पे अटेंशन हियर, आई विल नॉट टेक मच टाइम, सबका ध्यान यहाँ पे। अब ऐसा है कि जो नॉर्मल बाइनोक्यूलर आप यूज करते हो उसमें होते हैं 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। कितने? 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं, ध्यान यहाँ पे, ये जो 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है, इन 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब का डिस्टेंस आप बढ़ा नहीं सकते। व्हाई यू कैन नॉट इंक्रीज? बिकॉज यू विल लुक थ्रू योर आई
और आपके आई का डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता, तो ऐसा है बाइनोक्यूलर, और इसमें कनेक्टेड होता है बेसिकली। तो यू लुक फ्रॉम दीज टू आई। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है इट इज रिस्ट्रिक्टेड इन दिस फोन। क्यों? क्योंकि मुझे अगर फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाना है तो मुझे ट्यूब को दूर लेके जाना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल हैव टू डू इज, ये जो ट्यूब है इन ट्यूब का डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। अब ट्यूब का डिस्टेंस तो बढ़ा दिया, आंखों का डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता। दैट इज वन प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वापस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम करते क्या है, अब मैं डिटेल कल बताऊंगा, सिर्फ ध्यान यहाँ पे अभी हम ऐसे दो ट्यूब बना लेते हैं। लोग, तो वी मेक समथिंग लाइक दिस। गड़बड़ करना बंद करो। तो ऐसे हमने दो ट्यूब बना लिए। अब ये जो दो ट्यूब्स है, इन दोनों ट्यूब्स में हमने दो दो प्रिज्म यूज किए हैं, राइट एंगल प्रिज्म। कौन से प्रिज्म? राइट एंगल प्रिज्म यूज किए। अब राइट एंगल प्रिज्म क्या करेगा? राइट एंगल प्रिज्म क्या करेगा समझ लो। एक एक प्रिज्म आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे प्रिज्म नंबर 1 है, एक प्रिज्म यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो यू हैव टू टू प्रिज्म्स। मैं कल एग्जैक्ट ड्राइंग करूंगा। यहाँ से लाइट आया, पहले प्रिज्म ने इसको रिफ्लेक्ट किया बाय 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का थ्योरी कॉन्सेप्ट। फिर दूसरे ने वापस 90 डिग्री रिफ्लेक्ट कर दिया, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आपने दो बार रिफ्लेक्शन किया एट 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म क्या करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो डिटेल्स हम देखेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में।